नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन कुशवाहा आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं गुरुलोक एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि अपनी सीरीज चल रही है प्रबंध का समाधान कहानियों में पाठशाला, तो उसी का आज सेकंड लेक्चर है, जिसके अंतर्गत आज अपन देखेंगे सिद्धांतों के बारे में क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। प्रबंध के सिद्धांत एक्चुअल में है क्या, उसके नियमावली है क्या, उसके कानूनी चीजें है क्या, कि जो एक रूल्स बनाया, इसको कानून तो नहीं कह सकते पर इसको क्या कह सकते हैं, रूल कह सकते हैं। तो उन रूल जो बनाए गए हैं वो रूल कहां से बने, क्या ये वैज्ञानिक तरीका है, क्या वो कलात्मक तरीका है, आखिर तरीका है क्या, उसके संबंध में आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ और उसकी परिभाषा है। प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ अलग है दोस्तों। जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था प्रबंध का अर्थ, यहां मैं बात कर रहा हूं प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ। मतलब हर एक चीज के प्रिंसिपल्स होते हैं और उन्हीं प्रिंसिपल्स का डिस्कशन अपन कहां करेंगे, यहां पर करने वाले। अब देखिए दोस्तों, अपन ने कल के जो लास्ट लेक्चर जो अपन ने देखा था, उसके अंतर्गत अपन ने ये चीजें देखी थी कि कैसे आपका काम कराने का क्या था, तरीका था, जिसे अपन ने क्या कह दिया था, प्रबंध। सीधे सीधे से कहा था, मतलब प्रबंध की जो अपन ने डेफिनेशन देखी थी, जो प्रबंध की परिभाषा देखी थी, कार्य कराने के तरीकों को अपन ने देखा था। अब यहां अपन देखेंगे उसके कुछ प्रिंसिपल दिए गए। टेलर के द्वारा प्रिंसिपल दिया, हेनरी फेवल के द्वारा, जॉर्ज टेरी के द्वारा, अलग अलग, किसी ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताया, किसी ने मात्रात्मक दृष्टिकोण बताया, और अलग अलग कालखंड में इसको क्या करा है, विभाजित किया है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, सिद्धांत मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। और यहां क्या इसका मीन क्या निकलता है, प्रबंध का सिद्धांत मतलब प्रबंध का जो कानून है, जो रूल है, या जो व्यवस्थाओं में रूल्स रेगुलेशन जो बनाए गए हैं, उसके आधार पर अपन क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जैसे कि किसी कारखाने में अपन ने टाइम बना दिया कि भैया मजदूरों के आने का समय सुबह 8 बजे है, मजदूरों का आने का समय सुबह 8 बजे, और वहीं जाने का समय भी कितने बजे, 8 बजे। आने का समय भी 8 बजे, जाने का समय भी 8 बजे। मतलब ये अपन ने क्या बना दिया, रूल बना दिया। तो वह क्या हो गया, उस कंपनी या उस कारखाने का प्रिंसिपल या सिद्धांत। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने कल बैंक का एग्जांपल दिया था लास्ट वाले लेक्चर में, कि अपन जो प्राइवेट बैंक देखते हैं उसमें वेल ड्रेसिंग सेंस रहता है कि भैया व्हाइट कलर का क्या करना है, आपको शर्ट वेयर करना है, और ग्रे कलर की क्या करना है, पेंट पहनना है। तो ये क्या हो गया, उसके लिए रूल या एक व्यवस्था हो गई कि जिसके माध्यम से समानता आए। ये भी किसका रूल है, प्रबंधन का। अब यहां देखते हैं इस चीज को कि परंपराओं को मान्यता से ही जिसका प्रयोग विश्लेषणात्मक अध्ययन को पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मतलब कि जो अपन ने नियम बनाए हैं, जो नियमावली बनी है दोस्तों, उसका सबसे पहले तो अपन ने क्या करा है, वहां जाकर देखा कि इसका महत्व होगा क्या। अगर ये रूल बना रहे हैं तो ये लक्ष्य में किस प्रकार से क्या है, सहायक है। तो यहां पर यही चीज है, विश्लेषणात्मक चीजों को पूर्वानुमान के आधार पर आगामी लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए रूल्स रेगुलेशन को बनाया जाता है। अब इसमें विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं अपन देखते हैं, चेंज कीजिएगा। एडम बी फ्लिपो के अनुसार यह कारण परिमाण के संबंध के रूप में क्या होता है, व्यक्त किया जाता है। मतलब एक अगर मान लो परिमाण है, मतलब कि एक मापांक हुआ, ठीक है, मापांक हुआ और कारण हुआ। हर एक चीज का क्या होता है, कारण होता है। जैसे कि मान लो कारखाने में किसी ने मतलब एक जैसी ड्रेस रही मजदूर की, तो ब्लू कलर की ड्रेस रख दी, उससे क्या होगा दोस्तों, समानता का भाव आएगा, है ना। तो यहां पर परिमाण क्या हो गया, एक क्या करना उनको कि पूरी तरह क्या कर दिया उन्होंने, स्टैंडर्डाइज क्या कर दिया, फॉर्म कर दिया। पर उसके पीछे क्या रीजन था, तो उसके पीछे ये था कि सभी लोग क्या लगे, एक जैसा लगे। तो ये क्या करता है, इसमें संबंध व्यक्त करता है कि अगर ड्रेस फॉर्म रखा है, स्कूलों में भी ड्रेस फॉर्म रखा है, तो उसके पीछे कारण क्या है, समानता। तो यहीं पर यह दिखाया गया है अपने एडमिन बी फ्लिपो ने कि कारण व परिमाण एक दूसरे से क्या होते, जुड़े हुए होते। नेक्स्ट अपन डेफिनेशन को देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है जॉर्ज और टेरी के अनुसार। आप लिखते भी जाइएगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन को क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि इसके अनुसार ये डेफिनेशन है, इसके अनुसार, इस ऑथर के अनुसार ये डेफिनेशन है।
तो जब भी आप लेक्चर में आओ तो आप कॉपी पेन को लेकर बैठिएगा, जिससे आपके सेल्फ नोट से भी क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। हालांकि अपने पास समय क्या है, काफी ज्यादा कम है, पर इतने ज्यादा नोट्स भी नहीं है, इसलिए लिखना क्या है, जरूरी है, ताकि आप उसको क्या कर पाओ, रिवाइज कर पाओ। ठीक है। अब यहां पर जॉर्ज टेरी के अनुसार उन्होंने कहा, आधारभूत कथन सत्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी विचार का कार्य का मार्गदर्शन करता है। अब देखिए दोस्तों, जीवन में एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूं, एक थोड़ा अध्यात्म से जुड़ा है, फिलोसॉफी से जुड़ा हुआ है, साइकोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष। ठीक है। अब उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपन बचपन से लेके 55 तक क्या करते हैं दोस्तों? सत्य की खोज करते हैं। अब सत्य की खोज में ही अपन क्या करते जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। जैसे कि बच्चा क्या हो जाता है कि अपने पिताजी से कहता है कि 5 रुपए उसको देना, वो क्या लेकर आएगा, मार्केट से कुरकुरे लेकर आएगा। ठीक है। पिताजी ने उसको क्या कर दिया, 5 रुपए दे दिए, तो उसके लिए क्या हो गया, सत्य हो गया। कैसे सत्य हुआ? तो उसको क्या हो गई, आत्मसंतुष्टि हो गई। आत्मसंतुष्टि उसको हो गई कि पापा ने मेरे को कुरकुरे के 5 रुपए दे दिए। सिंपल सी बात है। मतलब उसके लिए सत्य क्या था, कुरकुरे के लिए 5 रुपए का लेना। ठीक है। अब अगर मान लो 5 रुपए उसके पापा नहीं देते, वो क्या करता, जिद करता, जिद पर अड़ जाता, रोता, मतलब वो क्या हो जाता, असंतुष्ट हो जाता दोस्तों। वही बच्चा जो था, वो बच्चा कॉलेज में गया। कॉलेज में जाने के पश्चात वो उसने क्या डिमांड रखी अपने पिताजी से, डिमांड रखता है बाइक की डिमांड रखी, पापा ने उसको क्या कर दिया, फुलफिल। तो उस बच्चे के लिए सत्य क्या है, बाइक का लेना। अगर वही पापा अगर मना कर देते कि जा, तू तो कॉलेज जा रहा है, फिर भी किससे जा, साइकिल से जा, तो उसके लिए वो क्या हो जाता, असत्य हो जाता। तो मतलब कहना का ये है कि जब भी अपन निर्णय लेते हैं, किसी भी प्रकार का डिसीजन लेते हैं, तो अपन अपने जीवन में हर बार क्या करते हुए आ रहे हैं, सत्य की खोज करके मोक्ष की प्राप्ति। क्योंकि दोस्तों जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, मोक्ष, पर किसके साथ, संतुष्टता के साथ। जो 5 साल का बच्चा है, वही जब 75 साल में अपने उनके जो बच्चे रहेंगे उनके नाम पर क्या करेगा, वो अपना वो लिखेगा कि भैया ये संपत्ति इसकी, ये सपूत था, ये संपत्ति इसकी, ये कपूत था। तो वहां तक वो क्या करते जा रहा है, सत्य की खोज करते जा रहा है। उसके बाद में किसकी प्राप्ति कर रहा है, तो मोक्ष की। तो उसी प्रकार से यहां मैनेजमेंट का भी एक ही सिस्टम है, सीधा सा सिस्टम है। कथन जो सत्य हो, सार्वभौमिक हो, जो एक्चुअल में लक्ष्य की तरफ सत्य हो। यहां पर क्या देखते हैं अपन, किसी कारखाने में अगर मान लो कोई सी नई चीज लाते हैं, नवाकरण अपन कारखाने का करते हैं, नवाचार लेकर आते हैं, तो उस कारखाने के अंतर्गत वाकई में उसके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, उस चीज को देखा जाएगा, और वही सत्य का क्या होगा, मार्गदर्शन करेगा। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ अपन आते हैं। कुंज ने और डोनल ने कहा है, प्रबंध के सिद्धांत सामान्य मान्यता के मूलभूत तत्व होते हैं जो प्रबंध संबंधी कार्य के परिणामों की भविष्यवाणी करने में महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो भी अपन प्रबंध करते हैं वो भविष्य का क्या होता है दोस्तों, आईना होता है। भविष्य का आईना कैसे होता है, एक छोटे से एग्जाम्पल, क्योंकि अपनी जो थीम है, अपने जो प्लेटफॉर्म की जो थीम है, कहानियों में पाठशाला है, इसलिए मैं हर एक चीज आपको कहानियों में बताता हूं। इसमें ये देखिएगा, जैसे कि मैंने आपको लास्ट डे भी एग्जांपल दिया था, किसी भी स्टूडेंट को अगर 9 बजे कोचिंग जाना है, 9 बजे कोचिंग कक्षा में पहुंचना है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, 7 बजे का अलार्म भरेगा। 7 बजे जैसे अलार्म बजेगा वैसे ही उसको क्या कर देगा, बंद कर देगा। ये होता है जेन्युइनली प्रैक्टिकल बात में, बंद कर देगा। और 7:30 बजे फिर अलार्म में वापस डालेगा, 7:30 बजेगा वो फिर उसको क्या कर देगा, बंद कर देगा। ऐसे 8 साढ़े 8 बजे तक वो यही करता रहता है। ये विडंबना है। ठीक है। फिर उसके बाद में उसको ये पता है कि भविष्य में उसको, भविष्य मतलब कि 1 घंटे बाद उसको कहां पहुंचना है, तो कोचिंग क्लासेस पहुंचना है। उसको पता है कि यहां से, उसके घर से तो कोचिंग तक की जो दूरी है वो 10 मिनट में वो क्या कर सकता है, तय कर सकता है। तो उसके लिए सत्य क्या हुआ, 10 मिनट में वो कोचिंग पर क्या हो सकता है, पहुंच जाएगा। और कोचिंग पे पहुंचने के लिए उसका मूलभूत क्या कर लिया, उसने एक आकार तैयार कर लिया कि भैया 15 मिनट मेरे पास है, मैं सीधे सीधे कहां पहुंच जाऊंगा, क्लासेस में पहुंच जाऊंगा। ठीक है। तो यहां पर उसने क्या कर दी, भविष्यवाणी कर दी कि वो अपने गंतव्य स्थान पर क्या हो गया, पहुंच गया। उसी प्रकार से अपन अपने लक्ष्यों को देखते हैं कि अगर किसी कोई भी एक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने एक टारगेट रखा कि भैया 2023 में हमको 50 करोड़ की क्या करना है, ग्रोथ करना है।
तो वो क्या है, उसका भविष्य। पर छोटे छोटे चीजों पर क्या क्या करना है, फोकस्ड करते हुए चलेंगे, ऑब्जेक्टिव पर फोकस करते चलेंगे, तभी भविष्य की भविष्यवाणी को अपन देख पाएंगे मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट उस पर अपन आते हैं, ये तो परिभाषाओं की अपनी बात हो गई। आगे की तरफ देखते हैं प्रबंध के सिद्धांतों का कालक्रम। देखिए किसी भी उसका इतिहास भी रहा है, किसी भी सब्जेक्ट का, और उसी प्रकार से इसी का भी क्या रहा है, इतिहास रहा है। उस इतिहास के अंतर्गत अपन देखते हैं कि सबसे पहला अपन पॉइंट उठाकर देखते हैं परंपरागत दृष्टिकोण। परंपरागत शब्दों को आप समझ ही गए होंगे, जो ट्रेडिशन वे में चले आए, मतलब जो पुराने हिसाब से बना और चलते आया, उसको क्या बोल दिया, परंपरागत। जैसे कि अपन देखते हैं विवाह। विवाह क्या है, अगर अपन बुक की लैंग्वेज की बात करें तो विवाह शब्द की अगर डेफिनेशन देखें तो जस्ट है एग्रीमेंट, जो दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है, वो संतान उत्पत्ति का कारण बनता है। ये क्या है, अपनी सोशियोलॉजी वाली बुक है उसके अनुसार, ठीक है। पर विवाह अपने यहां पर परंपरागत चलते आ रहा है। विभिन्न प्रकार की जनजातियों में विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं दोस्तों, विवाह संपन्न होते। तो परंपरागत शब्द का मतलब है कि जो ट्रेडिशन वे में चलता आ रहा है। इसमें कुछ प्रोसीजर रहती है ना, जिसमें सबसे पहले आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि आपका वैज्ञानिक प्रबंध, प्रशासनिक प्रबंध और तानाशाह प्रबंध, ये तीन प्रकार का डाइवर्जन है जो पूछा जाता है एग्जाम में। प्रबंध के कालक्रम में परंपरागत दृष्टिकोण में कितने प्रकार दिए हैं, तो परंपरागत दृष्टिकोण में 3 प्रकार दिए हैं। सबसे पहला वैज्ञानिक, दूसरा प्रशासनिक और तीसरा तानाशाह। मतलब कि तानाशाह यहां पर क्यों लिया गया है शब्द, आप खुद समझते होंगे कि पहले राजाओं का शासन हुआ करता था, वो अपने अकॉर्डिंग राजस्व की वसूली करते थे, वही उस समय का मैनेजमेंट कहलाता था। क्लियर है। यहां प्रशासनिक प्रबंध की अपन बात करते हैं, मतलब कि जो जुडिशरी राजा की तरफ से आई थी उसी प्रकार की जुडिशरी बना दिया। जैसे मौर्य काल में टोडरमल नाम का क्या था, एक टैक्स सुपरवाइजर था या टैक्स मंत्री था, तो वो क्या करता था, टैक्स व्यवस्था मौर्य काल की बहुत बढ़िया थी। क्यों थी, क्योंकि वो परंपरागत चली आई थी। वर्तमान में भी अपन देखते हैं कि मौर्य काल से काफी ज्यादा टैक्सेशन सिस्टम इंडिया ने क्या कर रखा है, उठा रखा है, जो विभिन्न प्रकार की पॉलिसी के माध्यम से वर्तमान में भी अपन देख रहे हैं उसको सुचारू रूप से उन्होंने कर रखा है। फिर उसके बाद में सेकंड पॉइंट पर आते हैं, नव परंपरागत दृष्टिकोण। नव परंपरागत दृष्टिकोण में अपन देखते हैं मानवीय संबंध या प्रबंध, व्यवहारिक विज्ञान दृष्टिकोण। मानवीय संबंध कब से आया दोस्तों, तो नव परंपरागत में आया। उसको क्या करा दोस्तों, अपन ने कन्वर्ट करा, या उसको क्या करा, अपन ने चेंज करा। मतलब कि यहां अपने को देखने को मिलता है नव परंपरागत के 2 पॉइंट निकल कर आते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, मानवीय संबंध, और दूसरा नंबर का पॉइंट क्या है, व्यवहारिक दृष्टिकोण। मानवीय संबंध आप समझ ही गए हैं, मानव के बीच का क्या संबंध। जैसे कि लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि जो मैनेजमेंट होता है वो 3 स्तरीय मैनेजमेंट होता है, जैसे कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। अब यहां पर मानवीय संबंध का आधार किस पे रहेगा कि लोअर लेवल वाला मिडिल लेवल से संपर्क में रहता है, मतलब उनका मानवीय व्यवहार चलता है, और अपना मिडिल लेवल वाला अपने अपर वाले से क्या रहेगा, संपर्क में रहेगा, तो उनका क्या चलता रहेगा, मानवीय आधार चलता रहेगा। अब व्यवहारिक दृष्टिकोण, मैं हमेशा से कहता हूं, लास्ट लेक्चर में भी कहा था, मैनेजमेंट के अंदर भावनात्मक दृष्टिकोण बिल्कुल नहीं आता दोस्तों। यहां सिर्फ आता है क्या, व्यवहारिक दृष्टिकोण। कि अगर मान लो आपके कोई एम्प्लॉय या आपके श्रमिक का आपके कारखाने में हाथ क्या हो जाता है, डेड हो जाता है या चले जाता है, तो उसका इलाज कराना क्या होगा, आपका व्यवहारिक संबंध होगा, या इसको यह भी कह सकते हैं मानवीय संबंध होगा। ठीक है, तो ये आपके कारखाने में चूंकि घटना घटित हुई, उसका ध्यान रखना किसकी जिम्मेदारी है, आपकी। ठीक है, यही एक नेतृत्व की क्या कहलाती है, स्किल कहलाती है। नेतृत्व की स्किल का सबसे पहला फंडा होता है व्यवहारात्मक दृष्टिकोण, कि व्यवहार की दृष्टि से आप उन लोगों को कैसे देखते हो। सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्रबंध का मतलब कार्य कराने का तरीका। जब आपका व्यवहार ठीक रहेगा तो आप ऑटोमेटिक उनसे क्या करवा सकते हो, कार्य इजी गोइंग करवा सकते हो, या आसानी से उसको क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो या क्रियान्वित कर सकते हो। थर्ड पॉइंट पर अपन आते हैं आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिकता में दृष्टिकोण आपको पता ही है काफी ज्यादा चेंज हो गया है, जिसमें अपन सबसे पहले देखते हैं संख्यात्मक दृष्टिकोण, सेकंड उसमें अपन देखते हैं प्रणाली दृष्टिकोण, तीसरे देखते हैं आकस्मिकता दृष्टिकोण। संख्यात्मक दृष्टिकोण मतलब कि जो डाटा अपन कंप्यूटर पे वर्तमान में कारखानों के रखते हैं वो कौन सा हो जाता है, संख्यात्मक दृष्टिकोण। कि भैया अपन ने सारे डाटा को क्या कर दिया, कलेक्ट कर लिया, और कलेक्ट करने के बाद में अपन ने उसको एक सुचारू रूप से कर दिया कि भैया 2022 का डाटा ये, 23 का डाटा ये, 24 का डाटा ये, और आगामी डाटा ये रहेगा। ठीक है, यहां पर अपन देखते हैं इसका एक सबसे अच्छा दृष्टिकोण निकल के आता है आकस्मिकता का दृष्टिकोण। आपको क्या लेना है, डिसीजन लेना है। प्रबंध आपको क्या सिखाता है, डिसीजन लेना सिखाता है। अब डिसीजन लेने की श्रृंखला में अपन ये देखते हैं
आकस्मिक मतलब निर्णयों का क्या होना, परिवर्तित होना, मतलब वो क्या हो जाता है सिचुएशन के अनुसार या आपकी स्थिति के अनुसार क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाएगा। मतलब यहां भौगोलिक दृष्टिकोण क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि पूरी सिचुएशन कैसे चेंज होगी कि जब भी मान लो आकस्मिकता में आपको क्या लेना है, निर्णय लेना है, मतलब कि आपको कई निर्णय विवेक आधार पर भी लेना है। जरूरी नहीं है कि अपन मैनेजमेंट है तो अपन रूल्स रेगुलेशन के अनुसार ही उसी चीज को अपन क्या करते रहेंगे, फॉलो करेंगे। जैसे कि मान लो कंपनी में कोई आकस्मिक घटना हो जाती है और अपना माल आपको पहुंचाना है, 5 बजे तक आपको पूरा माल बनवा के पहुंचाना है और ये घटना हो जाती है 3 बजे, ठीक है। तो यहां आकस्मिकता में के माल के समय को अपन क्या कर देंगे दोस्तों, चेंज कर सकते हैं, है ना। यही निर्णय जो आपके विवेक पर आधारित है वह निर्णय क्या कहलाता है, आकस्मिकता का दृष्टिकोण कहलाता है। कि भैया 3 बजे मेरा जो श्रमिक था वो घायल हो गया, 5 बजे मुझे माल पहुंचाना था, तो मैं माल का रिक्वेस्ट करूंगा किससे, जो भी ऑनर है जिसको पहुंचाना है वहां पर रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया माल थोड़ा लेट आएगा, या समय अकॉर्डिंग आप क्या कर लेंगे, थोड़े डिसीजन को क्या कर देंगे, फ्लक्चुएट कर देंगे। इसको बोलते हैं लोच होना। डिसीजन में क्या होना, फ्लक्चुएट होना, लोच होना, लचीला होना। मतलब आपका टाइम क्या था 5 बजे, पर आपने उसको मूव करके क्या कर दिया 6 बजे तक कर दिया या 7 बजे तक, कि भैया मेरे यहां यह घटना हो गई है। और आकस्मिकता दृष्टिकोण को रखते हुए, आकस्मिक आपका निर्णय को रखते हुए उसको आपने क्या करा, फ्लक्चुएट करा, फ्लेक्सिबल करा, उसको लचीलापन लेके आए और उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं। एक तो कार्यक्रम था जो इतिहास के आधार पर था। अब इसमें अपन ये देखते हैं कि सबसे पहले अपने यहां पर जो प्रिंसिपल आते हैं वो प्रिंसिपल सबसे ज्यादा फेमस प्रिंसिपल होते हैं फेयोल के सिद्धांत, जो एक किसी कारखाने में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, लागू होते हैं। और इन्हीं को कहा जाता है कि भैया फेयोल अगर है तो मैनेजमेंट है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। जब आपको वन लाइनर फैक्ट बताऊंगा तो उसमें आपको पता लगेगा। हेनरी फेयोल के बारे में, आपको टेलर के बारे में, है ना, आपको जॉर्ज के बारे में, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उनकी पुस्तकें कौन सी थी और उन्होंने क्या क्या, मतलब किन किन सिद्धांतों को यहां पर प्रबंधन में रखा है। तो सबसे पहले सिद्धांत देखते हैं फेयोल के सिद्धांत। फेयोल के सिद्धांतों की संख्या है 14, ठीक है, 14। मतलब ये ध्यान रखना, माइंड में बिठा लो, फेयोल के सिद्धांत, फेयोल के सिद्धांत की संख्या 14, 14 पूछा जा सकता है, क्वेश्चन से डेफिनेटली बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फेयोल। मैं आपको बार बार कह रहा हूं फेयोल को पढ़ना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रिंसिपल जब स्टार्ट हुए, पोस्ट कॉर्प जब आया प्रबंध में, सारी चीजें प्लानिंग हुई, आपके कोऑर्डिनेशन जो आया वो कौन लेकर आया, सीधे सीधे फेयोल भाई साहब इसको क्या करें, लेकर आए हैं। और इन्हीं के क्या है 14 सिद्धांत कहते हैं, जिसको मैनेजमेंट की क्या कहते हैं दोस्तों, जान कहते हैं। इसमें सबसे पहला सिद्धांत देखते हैं, कार्य का विभाजन, मतलब कि वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन होना। यहां पर यह बोला गया है, इसको मैं आपको बताता हूं, इसके पे डिस्कस करते हैं अपन, कि कार्य का विभाजन होना। कार्य का विभाजन एक कारखाने में या एक कंपनी में क्यों आवश्यक है? अगर सारे लोग एक ही काम में लग जाएंगे तो काम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी कारण से अलग अलग उसको क्या कर दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है कि भैया ये 4 लोगों की टीम मार्केटिंग करेगी, ये 4 लोगों की टीम अकाउंटिंग करेगी, ये 4 लोगों की टीम प्रोडक्शन करेगी, और बाकी के लोग ये XYZ क्या करेंगे, काम करेंगे। सबको अलग अलग क्या दे दिया, कार्य दे दिया, सबको अलग अलग क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। सभी को क्या दे दी, क्या दे दिया, एक उत्तरदायित्व दे दिया। उत्तरदायित्व दिया कि भैया ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आपको क्या करना है, कार्य करना है। एक एग्जाम्पल के तौर पर एक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। एक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने राम नाम के व्यक्ति को क्या दिया कि आप पूरी अकाउंटिंग को क्या करोगे, हैंडल करोगे। अब यहां कार्य विभाजन कर दिया कि राम क्या करेगा, अकाउंटिंग हैंडल करेगा। अब राम का मन नहीं लग रहा है अकाउंटिंग में, राम बार बार कहां पर इंटरेक्ट कर रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। वो बार बार कहां जा रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि फेयोल भाई साहब का क्या था, सिद्धांत का कार्य विभाजन का सिद्धांत। अगर राम को अगर अकाउंटिंग दी है तो उसका उत्तरदायित्व किसके प्रति है, आपका अकाउंटिंग के प्रति। नेक्स्ट उसमें अपन देखते हैं उत्तरदायित्व का होना, जैसे कि
अभी मैंने एग्जांपल दिया कार्य विभाजन में भी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी, उसी प्रकार से जहां कार्य विभाजन किया वहां अलग अलग उत्तरदायित्व को अपन ने क्या कर दिया, अपना बांट दिया। जैसे कि राम यहां कंपनी में क्या देख रहा है, राम कंपनी में अकाउंटिंग देख रहा है, तो पूरा उत्तरदायित्व किसके हाथ में, राम के हाथ में। अकाउंटिंग में अगर मिस्टेक आती है तो कौन इसका जिम्मेदार होगा, तो राम भैया इसके क्या होंगे, जिम्मेदार होंगे। ठीक है, यहां अपन थर्ड देखते हैं अनुशासन। दोस्तों पर्सनल प्रबंधन में भी अनुशासन एक बहुत बड़ी चीज है, और यहां कारखाने के उसमें भी अगर अपन देखेंगे तो अनुशासन बहुत बड़ी चीज है। बिना अनुशासन के कुछ भी नहीं होता है। आप खुद सोचिए, अपन ने मनुष्य का जीवन लिया है, मनुष्य के जीवन और दूसरे अन्य जीव जंतुओं में क्या डिफरेंस होता है, तो सिर्फ सिंपल सा एक ही डिफरेंस होता है कि मनुष्य एक अनुशासन के साथ रहता है और दूसरे जीव जंतु अनुशासन के साथ में नहीं रह सकते। तो उसी प्रकार अपन यहां देखते हैं, अगर किसी कंपनी में अनुशासन है तो टाइम का क्या हो जाएगा, महत्व हो जाएगा। एम्प्लॉय को 8 बजे कारखाने के अंदर आना है तो वो डेफिनेटली क्या होगा, 8 बजे अंदर आएगा। 8 बजे बाहर जाना रात में तो 8 बजे क्या होगा, बाहर जाएगा। तो ये क्या होता है, अनुशासन। जैसे कि मान लो आपने नया नया कारखाना ओपन किया, आपने आपके एम्प्लॉय को टाइम दिया कि भैया आपको 8 बजे आना है, वो आराम करते हुए कितनी बजे आ रहा है, 12 बजे। तो क्या आप आपके लक्ष्यों तक पहुंच पाएंगे, तो बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे। अनुशासन का मतलब यह भी होता है कि अगर आपने 3-4 घंटे उनसे काम करा लिया, काम कराने के पश्चात अगर वो 10 या 15 मिनट फ्री है तो उसको फ्री रहना भी उसके अनुशासन के उसमें क्या होता है, एक शेड्यूल्ड होना। क्लियर है। फिर नेक्स्ट उसमें अपन आते हैं कि आदेश की एकता होना। जैसे कि अपन देखते हैं कि हजारों वर्कर कंपनी में क्या करते हैं, कारखाने में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब मान लो आपने उनको एक आदेश निकाला है ना, तो ये आदेश सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि राम भैया को दूसरा आदेश दे दिया, श्याम को दूसरा आदेश दे दिया, बोले भैया मेरे को तो ये आदेश मिला, इसको ये आदेश मिला। तो यहां आपका कहना का मतलब कि जो आपका आदेश हो आपके कारखाने में उसमें क्या हो, एकता हो, सभी के लिए समानता हो। ये तो हो गई समानता वाली बात कि सभी लोग क्या कर रहे हैं, समान रूप से काम कर रहे हैं। समानता वाला आदेश हुआ। एकता वाला आदेश, एकता मतलब कि एक संगठन के रूप में आदेश होना चाहिए कि भैया हमको इस लक्ष्य तक क्या करना है, प्राप्ति करना है। तो उस लक्ष्य की प्राप्ति तक आपने ये आदेश जारी रखा। जिसे कि अपन देखते हैं ना कि अपने यहाँ पर मान लो अपने जिला में जिला प्रशासन होता है, प्रशासन के यहाँ पर अपन देखते हैं कि अपन उज्जैन में निवासरत है। दोस्तों उज्जैन में निवासरत में अभी अपन ने वर्तमान में देखा कि दीप उत्सव हुआ। उस दीप उत्सव में जिला प्रशासन को सीधे सीधे क्या कर दिया था, एकदम पूरी तरह एकता के भाव में दे दिया था कि भैया ये दीप उत्सव जो होगा शिवरात्रि वाले दिन, ये क्या रहेगा, बहुत एकता के आदेश के रूप में कि आप सबको ये संभालना है। और सभी ने उसको कैसा संभाला, विवाह की दृष्टि से कि जैसे विवाह होता है ना, नींद नहीं आती है, तो अधिकारी लोगों को क्या नहीं है, नींद नहीं है, जब तक दीपोत्सव में अपन ने रिकॉर्ड नहीं तोड़ दिया तब तक। तो आदेश क्या था, एकात्मकता वाला था। सभी को एक जैसा आदेश था कि अपना जो शिप्रा का तट है वो पूरी तरह किससे जगमगाएगा, तो पूरी तरह दीपों से जगमगाएगा। ये क्या था, आदेश था। ये क्या था, एकता वाला आदेश। यहां अपन देखते हैं निर्देश की एकता। अब भैया आप आदेश जो मान रहे हैं उनको तो आप देख रहे हो, फिर दूसरे यहां कंसेप्ट आता है या दूसरी चीज आती है कि भैया निर्देश देने वालों में भी क्या एक रूपता होनी चाहिए। जैसे कि मान लो किसी भी कंपनी में 4 क्या है, डायरेक्टर हैं, तो एक दूसरा निर्देश दे रहा है, दूसरा कुछ और बोल के जा रहा है, तीसरा कुछ और बोल के जा रहा है, अब यहां पर और चौथा कुछ और बोल रहा है। तो यहां पर बेचारा जो एम्प्लॉय, जैसे ये एम्प्लॉय है, ये 4 लोग क्या है, डायरेक्टर है ना। अब इसका निर्देश अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है और इसका अलग है। इन चारों के निर्देश इसके प्रति क्या अलग है। बेचारा ये क्या करेगा, आप खुद सोचिए, पूरी तरह क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं भैया राम की मानू, श्याम की मानू, मोहन की मानू, भरत की मानू तो किसकी मानू, 4 ही क्या है भैया, डायरेक्टर हैं। ठीक है, तो यहां ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके निर्देश में भी क्या होना चाहिए, एकता होनी चाहिए कि राम ने भी वही कहा, इसने भी ये कहा, इसने भी ये कहा, इसने, चारों लोगों ने जो निर्देश दिए वो क्या दिए, एक जैसे दिए। फिर उसके बाद अपन आते हैं 6 नंबर के पॉइंट पर, सामूहिक हितों को स्थान देना। देखिए दोस्तों, यहां अपन जो बात कर रहे हैं, यहां सामूहिक हित की बात कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं, तो भैया यहां अपन जो गोल देखेंगे, यहां जो अपना टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, एक सामूहिक रूप में अपने लक्ष्यों तक पहुंचना।
सामूहिक रूप में क्या करना, लक्ष्यों तक पहुंचना। यहां पर एक व्यक्ति की सफलता बिल्कुल नहीं देखी जाएगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि एक व्यक्ति अपने लिए एक अलग नीति लेकर आता है और वो सफल होता है, बिल्कुल नहीं। यहां पर जो बात की जाएगी क्या की जाएगी, सामूहिक। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट उसमें परिश्रमिक। दोस्तों वेतन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने आपके एम्प्लॉय को, आपके वर्कर को अगर ठीक तरीके से वेतन नहीं दिया या परिश्रमिक उसको नहीं मिला तो उसमें क्या नहीं रहेगा, अभिप्रेरणा नहीं रहेगी। अभिप्रेरणा नहीं रहेगी तो वो काम कैसे करेगा, वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह असंतुष्ट हो जाएगा। इसलिए पारिश्रमिक का क्या है, बहुत ज्यादा महत्व है। कम से कम वो जो कार्य करे वो कार्य कैसा होना चाहिए, उसके बराबर वेटेज का वेतन होना चाहिए। आवश्यकता अनुसार कार्य और कार्य के अनुसार वेतन। मतलब कि एक इंजीनियर है, दूसरा आपका क्या कारखाने में आपका श्रमिक है ना। यहां ये चलेगा, इंजीनियर उसके माइंड से मतलब मानसिक रूप से क्या है कर रहा है, श्रम कर रहा है, और ये क्या कर रहा है आपके फिजिकल शारीरिक रूप से क्या कर रहा है, श्रम कर रहा है। मतलब कि ये रेड वाले जो हुए वो क्या हुए, इंजीनियर साहब, ये ग्रीन वाले जो हुए वो क्या हुए, आपके श्रमिक साहब। इसका वेतन है आपका 1 लाख रुपए पर मंथ। इनका जो वेतन है उनका 30,000। इनको जो आवश्यकता है कंपनी में श्रमिक की अलग है और इनकी अलग है ना। तो 1 लाख और 30,000 में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो आवश्यकता अनुसार ये कार्य कर रहा है और कार्य के अनुसार इनको क्या मिल रहा है, वेतन। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि भैया इंजीनियर हो और आपका श्रमिक हो, उन दोनों को क्या कर दिया, समानता दे दी। बोले भैया दोनों 2 टाइम रोटी खाते हैं, इनका गुजारा भी 30,000 में हो जाएगा, इंजीनियर साहब का भी और मजदूर का भी 30,000 में हो जाएगा, दो को 30-30 दे दो। तो बिल्कुल नहीं। ये यहां पर क्या हो जाता है, मैनेजमेंट पूरी तरह गलत हो जाता है। आवश्यकता अनुसार कार्य और कार्य के अनुसार वेतन देना, इसी को क्या बोलते हैं, परिश्रमिक। नेक्स्ट उसमें अपन देखते हैं केंद्रीकरण होना। सेंट्रलाइजेशन होना काफी ज्यादा जरूरी है। मतलब कि ये व्यक्ति जो है सेंटर में है, जितने डिपार्टमेंट है वो कहां बटे, इसके चारों, ये जो व्यक्ति को देख रहे हो ना, इसके चारों ओर क्या बटे, डिपार्टमेंट बटे, और सबकी कमान किसके हाथ में, इस भैया के हाथ में। ये पेन कैसा घूम रहा है, इस प्रकार से। तो यहां सेंट्रलाइज होना जरूरी है। क्यों जरूरी होता है कि हर एक चीज की रिपोर्टिंग आपको, हर एक चीज जो आपने उद्देश्य के लिए उनको दिया है तो वो चीज आपके द्वारा गई हो, आपको पता रहे कि आपने जिस डिपार्टमेंट को जो काम दिया है वो काम सही तरीके से सही समय पर हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसलिए सेंट्रलाइज होना जरूरी है। 2 प्रकार की क्या होती है प्रोसीजर, डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब बीच में वाला व्यक्ति ही क्या है, पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल है और सारी चीजों को कौन देख रहा है, वही देख रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन में एक व्यक्ति विशेष है, 2 को उसने कार्य बांटा, 2 ने 4 को बांट दिया, 4 ने क्या कर दिया, 8 को बांट दिया, 8 ने 16 को। रिपोर्टिंग एक दूसरे से ऊपर कर रहे हैं। तो यहां पर फेल्स आपका मत था कि भैया प्रबंधन के अंतर्गत प्रबंधन में केंद्रीकरण का होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सोपान श्रृंखला। मतलब कि एक सीरीज वाइज अपन आएंगे कि भैया कार्यों का जो डिस्ट्रीब्यूशन करा है वो क्या करा, एक श्रृंखला के रूप में। मजदूर को मजदूर वर्ग का कार्य दिया, उसके ऊपर और उसके ऊपर एक श्रृंखला के रूप में अपन आए हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद में समुचित व्यवस्था, हर एक चीज, सिंपल सा पॉइंट है। समानता, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। कार्यकाल की स्थिरता, जो ड्यूरेशन होता है उसमें, कार्यकाल मतलब समझ ही जाते हो आप, है ना, और उसमें क्या होना चाहिए, स्थिरता होना चाहिए। 13वां वाला पॉइंट आ रहा है, 13 वाला पॉइंट जो है वो है पहल करने की क्षमता। यहां इसको मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने यहां पर 4 प्रकार के क्या है, लोग हैं। 13वें पॉइंट पे अपन चल रहे हैं, पहल करने की क्षमता पर। 4 प्रकार के अपने यहां पर एक ही काम को करने वाले क्या हैं, लोग हैं। जैसे मैंने कहा आपसे, मतलब मान लो कि एक राम नाम का व्यक्ति है, वो क्या है, डायरेक्टर है, और 4 लोग उसके, ये डायरेक्टर हुआ, 4 लोग इधर सामने खड़े। इसने कहा कि ये काम है, तो यहां पर पहल करने वाला व्यक्ति सबसे पहले आया, है ना, श्याम नाम का, इस काम को मैं कर दूंगा। तो यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन में पहल का बहुत महत्व होता है। तो जो व्यक्ति सबसे पहले पहल करता है तो डेफिनेटली उसमें क्या रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है, उसमें क्या रहता है, विश्वास रहता है। तो यहां पर मैनेजमेंट के अंतर्गत पहल करना क्या है, जरूरी होता है। फिर उसके बाद में सहयोग की भावना, जैसे कि मान लो कंपनी में चलता है ना, एक व्यक्ति अगर मान लो कोई काम नहीं कर पा रहा है, जैसे कि मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में टाइपिस्ट नहीं है, ठीक है,
टाइपिस्ट नहीं है तो आपस में मान लो उसको क्या करना है, जैसे मान लो किसी एजुकेशन संस्था में अपन ले लेते हैं एग्जांपल, कोई संस्था चल रही है, उस संस्था के अंतर्गत क्या नहीं है, टाइपिस्ट है, और अगर है तो क्या है, एक ही टाइपिस्ट है, ठीक है। अब वहां पर 10 लोग काम कर रहा है, 10 लोगों ने अपने अपने कार्य को क्या कर दिया, उस टाइपिस्ट को दे दिया। आपस में सहयोग रखना यहाँ जरूरी है कि हाँ ठीक है भैया, मेरा जो काम है वो 2 दिन बाद कर देना, 4 दिन बाद कर देना, पहले से ही वर्क दे दिया। मतलब आपने क्या, आपको जो टाइपिस्ट है उसके प्रति क्या है, एक सहयोग की भावना है, ठीक है। यहां पर अपन ने देखे फेयोल के सिद्धांत, जो 14 सिद्धांत हुए, आई होप आपको 14 ही सिद्धांत पूरी तरह क्या हुए होंगे, समझ में आए होंगे। क्वेश्चंस यहां से जो बनेंगे वो लास्ट जो रहेगा लेक्चर, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कौन से क्वेश्चंस कहां कहां बन रहे हैं। नेक्स्ट उसमें अपन आते हैं, इसमें देखते हैं अपन एफ.डब्ल्यू. टेलर का जो परिचय है उसके बारे में बताया गया है। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक टेलर का जन्म जॉर्ज टाउन नामक स्थान पर सन 1856 में हुआ, और प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने कहां से ली, फ्रांस में। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, जितने भी अपने यहाँ पर मैनेजमेंट के वो हैं, जैसे कि अपन ने यहाँ देख रहे हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। टेलर साहब के बारे में ये क्वेश्चंस बन सकता है, पूछा जा सकता है। इसके बाद में जो है फेयल साहब के बारे में भी पूछा जा सकता है कि उनकी शिक्षा कहाँ से हुई, क्या हुई, तो ये डेफिनेटली यहाँ से क्या बन सकता है क्वेश्चंस। तो इसको ऐसे कैसे स्क्रीनशॉट लेकर क्या कर लेंगे आप, नोट डाउन कर लेंगे, और ये पूरा फैक्चुअल डाटा है तो इसको क्या कर लेंगे आप, याद कर लेंगे। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इसमें समझने का कुछ नहीं है, सिर्फ परिचय है, सिर्फ आपको बताना था कि इस प्रकार से क्या बन सकते हैं, क्वेश्चंस बन सकते हैं। किसी भी फेमस जो अपने प्रबंध के गुरु रहे उन पर क्या बनेगा, क्वेश्चंस बन सकता है, या आपके जो राइटर्स रहे उन पर क्या बनेगा, क्वेश्चंस बनेगा। तो स्क्रीनशॉट लेकर क्या कर लें, अपनी नोटबुक में नोट कर लें। नेक्स्ट उसमें देखिए यहां नियम आया है, वैज्ञानिक बड़ा ही अच्छा नियम है, जिसको अपन क्या कहते हैं, अंगूठा टेक नियम। अंगूठा टेक नियम जो आपको दिख रहा है, मतलब कि यहां पर सिंपल सी लैंग्वेज में बताता हूं, एकदम सरल लैंग्वेज में, एकदम पूरी तरह के आपको ध्यान रहे। कार्य जो देखो, सबसे पहले तो अपन डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ऑन स्क्रीन जो आ रही है, कारखाना मालिक अथवा प्रबंधक प्रबंध कार्य करते हुए आने वाली समस्याओं का समाधान करते हुए समय अधिकांश व्यक्तिगत निर्णय पर ही निर्भर करते थे। इसे अंगूठा टेक नियम कहना। सिंपल सी लैंग्वेज है ना, ये बुकिश लैंग्वेज को छोड़ के अपन मेरी लैंग्वेज में आपको बताता हूं, जिससे कि अपनी जो थीम है मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जो अपना प्रबंध का समाधान चल रहा है, वो नीचे की लाइन आपको दिख रही होगी, आपकी क्या, कहानियों की पाठशाला, ठीक है। यहां सिंपल सा मतलब है कि समस्या का समाधान कौन करेगा, तो भैया जो मैनेजर साहब हैं वही श्रमिक की समस्या का समाधान करेंगे जो व्यक्तिगत रूप से आ रही है। सिंपल सी बात, अगर मान लो कोई एम्प्लॉय या कोई श्रमिक आपके कारखाने में लेट हुआ, तो मैनेजर उसके व्यक्तिगत परेशानी को क्या करेगा, उसके अनुसार क्या लेगा, निर्णय लेगा। तो उस नियम को क्या बोल दिया, अंगूठा टेक नियम। क्यों? क्योंकि उसके लिए किसी एजुकेशन की आवश्यकता नहीं होती है कि आपको क्या करें कि ये रूल्स बनाए, ये कानून बनाए, ये हमारा नियम है, हमारा सिद्धांत है। हो सकता है कि मान लो वो एम्प्लॉय अगर आपके यहाँ कार्य करने आ रहा हो, रास्ते में उसकी गाड़ी स्लिप हो गई हो, है ना, उसके साथ कुछ हादसा हो गया हो, इस कारण से वो क्या हो गया, लेट हो गया हो, तो यहां पर निर्णय किसको लेना है, निर्णय आपको मैनेजर को निर्णय लेना है। सिंपल सी बात है, इस सिद्धांत को इन्होंने बताया। और यहां नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है इसमें अपने ऑन स्क्रीन, अंगूठा टेक नियम अपनाने पर कारखाने का प्रबंध करते समय मैनेजर परिस्थिति के अनुसार क्या करता है, कार्य कर सकते हैं। मतलब उस परिस्थिति के अनुसार क्या करेगा, वो कार्य करेगा, उस परिस्थिति के अनुसार क्या लेगा, वो निर्णय लेगा, है ना। यहां कानून और ये व्यवस्थाओं को क्या कर देगा, थोड़ी देर के लिए दूर रख देगा, और वो जो सिचुएशन रहेगी उस अकॉर्डिंग आपका क्या रहेगा, निर्णय रहेगा। जैसे कि आकस्मिकता का भी जो नियम अपन ने देखा, उसके अकॉर्डिंग भी क्या है कि जो सिचुएशन हुई, जैसे कि मान लो आपका कारखाना बहुत अच्छा चल रहा है, व्यवस्थित तरीके से आपके यहाँ श्रमिक है, सारी चीजें, रूल्स रेगुलेशन पूरे बने हुए हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, अचानक से आग लग गई, और आपको पता लग जाता है कि मेरे कारखाने में आग लगी है, तो आप वहां क्या निर्णय लोगे, वहां पर कोई नियम कानून काम आएगा क्या, तो दोस्तों बिल्कुल नहीं। तो वैसे जो निर्णय लेते हैं उस नियम को क्या कहते हैं अपन, अंगूठा टेक नियम। नेक्स्ट उसमें अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ।
ऑन स्क्रीन जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फेमस प्रबंधक है, जैसे कि टेलर साहब के बारे में बताया था, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि हेनरी फेयल साहब का काफी ज्यादा महत्व रहा है प्रबंधन में। ये माइंड में बिठा लो पूरी तरह और इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि इनका जन्म कब हुआ, इनकी शिक्षा कहां से हुई। ये क्वेश्चंस आपका ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, अपने जो पेपर होने वाले हैं वो क्या होंगे, शिफ्ट में पेपर होंगे, है ना, मॉर्निंग की शिफ्ट और इवनिंग की शिफ्ट। ठीक है, हो सकता है ये एग्जाम 2 महीने तक चले, मतलब टोटल पेपर की संख्या कितनी हो गई, 60 पेपर हो गए, है ना, मॉर्निंग के और इवनिंग के मिला के। अब इसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि ये जो 60 पेपर है दोस्तों, ये 60 तो ऑन स्क्रीन आपके, इसके पीछे जब भी जो पेपर होते हैं हमेशा एक पेपर का 4 पेपर होते हैं, 4 में से एक रैंडमली क्या करते हैं, निकाला जाता है। तो आप सोच लो पेपर ओवरऑल जो बना के रखे हैं व्यापम ने, उनकी संख्या कितनी हो गई, 240। अब 240 में भैया प्रबंधन के 25 क्वेश्चंस, तो 25 इंटू 240 मतलब 25 इंटू 240, इतने क्वेश्चंस की श्रृंखला है। इसलिए क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, कहीं से भी उठकर आ सकते हैं। इसी कारण मैं आपको बता रहा हूं कि यहां से भी क्या बन सकता है, क्वेश्चंस बन सकता है। तो तुरंत अवस्था में, सबसे पहली अवस्था में इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन कर लो कि भैया फेयल साहब का जन्म कहां हुआ, इनकी शिक्षा दीक्षा कहां हुई और इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये कुछ फैक्ट हैं जो आपके सामने हैं कि ये मतलब वन लाइनर फैक्ट जिसको बोलते हैं। आपको हमेशा आशा रहती है किसी भी टीचर से कि भैया ये आए, इन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन बताया, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। दोस्तों देख लो, क्वेश्चंस इस प्रकार से बनेंगे, इसको बोलते हैं वन लाइन फैक्ट। इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन करना है, नोट डाउन करके सीधे सीधे रट्टा मारना है। क्योंकि अब रट्टा क्यों मारना, आज कितनी हो चुकी है, 3 तारीख हो चुकी है ना। अपना पेपर कब है ना, 15 से अपने शिफ्ट हो सकता है, पहले दिन जिसका पेपर हो, है ना। तो इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करने के साथ साथ में इसको पढ़ लो 2 से 3 बार, तो आपके क्वेश्चंस इसमें से क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अब यहां देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलने वाले हैं। हाँ, आगे की तरफ आज का तो पूरा लगभग कंप्लीट हो चुका है। जो सिद्धांत वाला जो पोर्शन था मैंने आपको पूरी तरह क्या कर दिया है, बता दिया, पूरी तरह एलोबरेट कर दिया है कि सिद्धांत से क्वेश्चंस जो बनेंगे फेयल के बनेंगे। और उसके बाद में वन लाइन फैक्टर भी मैंने आपको बताए हैं कि क्या क्या वन लाइन में वो बन सकते हैं। और ये आपको पूरी तरह ध्यान में रखना है दोस्तों कि जो अपना सिद्धांत वाला पोर्शन है उसमें ज्यादा नहीं उलझना अपने को कि इसका सिद्धांत ये, इसका सिद्धांत ये, इसका सिद्धांत ये। पूछेगा आपसे बहुत सरलता से, सिद्धांत वाले चैप्टर में क्वेश्चंस बनने वाले हैं। हेनरी फेयल को आपको पूरी तरह ध्यान रखना है, परिभाषा को आपको ध्यान में रखना है, अंगूठा टेक नियम आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा जो वन लाइन फैक्ट दिए हैं उसको पूरी तरह क्या करना है, ध्यान में रखना है। इस चैप्टर से जो और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनेंगे, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जो पूरा जब लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके पश्चात मैं आपको बताऊंगा लगभग 500 क्वेश्चंस, इसमें से जो आपके शिफ्ट में आने की संभावना क्या हो जाएगी, जो क्वेश्चंस आएंगे उसकी संभावना क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और आपका माइंड पूरी तरह वो हो जाएगा कि प्रबंधन जैसे क्रिटिकल सब्जेक्ट में एक्चुअल में कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। क्लियर है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं। आज का जो लेक्चर होगा आई होप आपको पूरी तरह क्या आया होगा, समझ में आया होगा। अगर पसंद आए तो इसको क्या करना है, लाइक का बटन दबाना है। और क्या करना है आपको, अगर जो भी व्यक्ति हो, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, तो उसको क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपको सुविधा चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। और अन्य माध्यम जैसे फेसबुक हुआ, आपका इंस्टाग्राम हुआ, उसके माध्यम से भी गुरुलोक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ सकते हैं। उसमें नंबर भी दिए गए हैं दोस्तों, अगर कोई परेशानी हो तो आप उस पर भी क्या कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं। कॉल करने से आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं कि भैया इस सब्जेक्ट में आपकी ये प्रॉब्लम है, आपका निदान पूरी तरह मिलेगा। और आप ऑफलाइन भी क्या कर सकते हैं, अगर आप उज्जैन में हो तो मिल सकते हैं। टाइमिंग रहता है 5 से 7 के बीच का, जो आपको थोड़े ही समय बता दिया जाएगा कि कहां पर क्लासेस है और कहां पर आपको मिलना है। आई होप आपको लेक्चर पूरी तरह क्या आया होगा, समझ में आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और भारत माता की जय।